नमस्कार साथियों, मैं आज CUET PG 2025 इसके ऊपर कलाम अकेडमी ने एक टास्क बुकलेट आधारित टेस्ट सीरीज शुरू की है। ये मार्च तक चलेगी और इसमें लगभग 18 पेपर्स हैं। इसका एक पेपर हो चुका है 20 दिसंबर को। आज मैं उसी का सॉल्यूशन करवाऊंगा। ये आज पेपर सॉल्यूशन है। ऐसे हर पेपर का सॉल्यूशन होगा उस पेपर के होने के 1-2 दिन बाद। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय या देश के जो नामचीन विश्वविद्यालय है वहां से पीजी करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस से या इंटरनेशनल रिलेशन से या अनुषंगी और विषयों से जिनका संबंध राजनीति विज्ञान से किसी न किसी रूप में है। तो कलाम अकेडमी ने एक अभिनव पहल की है इस संदर्भ में कि क्यों न एक जो टास्क बुकलेट आधारित एक टेस्ट सीरीज शुरू की जाए ताकि बच्चों को मटेरियल भी मिल जाए पूरा और उनकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। तो हर एक जो क्वेश्चन पेपर है उसकी पहले टास्क बुकलेट दी जाती है आपको। ये चूंकि ऑनलाइन है तो आपको पीडीएफ मोड के ऊपर टास्क बुकलेट उपलब्ध करवाई जाती है। उसी के साथ एमसीक्यूज भी होते हैं। उस एमसीक्यूज में पीवाईक्यूज भी है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी है। और फिर जैसे आप तैयारी पूर्ण कर लेते हैं, ये टास्क बुकलेट आपको 7 दिन पहले उपलब्ध करवाई जाती है। आपको टास्क दे दिया जाता है 7 दिन का। अब आपका टारगेट है कि 7 दिन में आपको क्या पढ़ना है, वो बुकलेट पढ़नी है और 5वें दिन उसका पेपर होगा। यदि 5 दिन का आपको टारगेट दिया जाता है, 5वें दिन पेपर होगा आपका ऑनलाइन। इससे आप देखेंगे आपका मार्च तक जो सिलेबस है वो 3 बार कंप्लीट हो जाता है। इतने में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जो भी जेएनयू में, डीयू में या बीएचयू से या जामिया मिलिया से या अन्य किसी प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयों से पीजी करना चाहते हैं तो वो जरूर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। आज उसी टास्क बुकलेट बेस्ड जो टेस्ट सीरीज है उसका जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश से, ये बाइलैंग्वेल है। आपको टास्क बुकलेट भी बाइलैंग्वेल मिलेगी, पेपर्स हैं ऑनलाइन वो भी बाइलैंग्वेल है, टेस्ट सीरीज है वो भी, यानी सारा मैटर बाइलैंग्वेल है। हम भी कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे, चर्चाएं बाइलैंग्वेल है। यूरोप का जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वो थी अकेडमी और वो प्लेटो ने बनाई थी। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप अकेडमी एस्टेब्लिश्ड बाय प्लेटो। ऐसी एक यूनिवर्सिटी अरस्तु ने भी बनाई थी जो उनका शिष्य था। प्लेटो की डेथ के बाद अरस्तु को ये उम्मीद थी कि प्लेटो की अकेडमी है उसका वीसी वाइस चांसलर या चांसलर है वो अरस्तु बनेगा, लेकिन प्लेटो के रिश्तेदारों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। फिर अरस्तु ने खुद का एक यूनिवर्सिटी खड़ी की जिसका नाम था लीसियम। तो कई बार आपको अकेडमी के बारे में या लीसियम के बारे में पूछा जा सकता है। लीसियम अरस्तु के द्वारा बनाया गया था और अकेडमी प्लेटो के द्वारा। इस न्याय का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक संसाधनों का वितरण होता है, यानी आपको तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, यानी आपको सोशल जस्टिस लेके आना है। और इसके लिए जरूरी है कि जो इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज है, यानी जो धन है, संपदा है, वेल्थ है, इन सब का आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो कौन सा है तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपका वितरणात्मक न्याय है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। तो ये बाकी जस्टिस क्या करते हैं, ये वितरण तो करता है लेकिन इसका वितरण अलग प्रकार का है। ये है नेचुरल जस्टिस, ये तो आत्मा से निकलने वाले हमारे जो स्वाभाविक विचार होते हैं उन पर निर्भर होता है। तो वितरणात्मक न्याय इनका चर्चा करता है, सामाजिक न्याय की। न्याय तीसरा क्वेश्चन है वह संपूर्ण सद्गुण है जो आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। जस्टिस ए कंप्लीट वर्च्यू, और ऐसा वर्च्यू जो हमारे व्यवहार में भी परिलक्षित होना चाहिए। इसका मतलब जो जस्टिस है वो केवल एक आइडिया नहीं है जो हमारे माइंड में रहे, बल्कि ये कंप्लीट तब होता है जब ये माइंड से निकल के और जब उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो इंप्लीमेशन जरूरी होता है। और ये जो परिभाषा है जस्टिस की ये अरस्तु ने दी है। किस विचारधारा के अनुसार न्याय का महत्वपूर्ण सूत्र है क्षमता अनुसार कार्य व आवश्यकता अनुसार वितरण। इट मीन्स
ये जो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वर्क एज पर कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज पर नीड, ये मार्क्सवादियों का है। स्वेच्छातंत्रवादी, उदारवादी, इनका तो ये कहना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो, आपकी योग्यता के अनुरूप हो, न कि आवश्यकता। तो एक होती है योग्यता और एक होती है आवश्यकता। योग्यता का तात्पर्य ये है कि एक डॉक्टर है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो स्वेच्छातंत्रवादी, उदारवादी क्या कहते हैं, एक डॉक्टर है और एक नर्स है, तो डॉक्टर की योग्यता चूंकि ज्यादा, उसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, तो उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी, उसको सम्मान ज्यादा मिलेगा, उसको गरिमा वो ज्यादा मिलेगी। लेकिन मार्क्सवादी ये कहता है कि अगर वो डॉक्टर जवान है और नर्स बूढ़ा है, तो सैलरी नर्स को ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता ज्यादा है। तो ये जो क्षमता के अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वितरण है, ये मार्क्सवादियों का है। और क्षमता अनुसार कार्य और योग्यता अनुसार वितरण है, वो उदारवादी और स्वेच्छातंत्रवादियों का है। तो ये मार्क्सवादियों के इस सूत्र को बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ये सूत्र आप उल्ट लेंगे। क्षमता अनुसार कार्य, योग्यता अनुसार वितरण तो उदारवादियों का हो जाएगा, और क्षमता अनुसार कार्य कि आपकी जितनी क्षमता योग्य उतना कार्य करो और आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। आपकी योग्यता महत्वपूर्ण है, आपकी नीड क्या है वो महत्वपूर्ण है। ये मार्क्सवादियों का है, मार्क्सिस्ट का है ये मिलान करने वाले क्वेश्चन है। सीयूटी पीजी में मिलान करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। एक है मोरल जस्टिस, नैतिक न्याय। नैतिक न्याय कांट का है। इसका मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करने योग्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, ये नैतिक न्याय है। माता पिता की सेवा करना है, गुरुजनों का आदर सम्मान करना है, ये नैतिक न्याय, ये कांट का है। एक है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय का तात्पर्य है लीगल जस्टिस, कि आप सभी कानून के समक्ष समान है, इक्वलिटी ऑफ लॉ है, ये सारा ये डाइसी का है। एक है वैश्विक न्याय, ग्लोबल जस्टिस, ये जॉन रॉल्स का है। और एक है प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल जस्टिस, ये है रॉबर्ट नोजिक का। अपन मिलान कर लेंगे, ए का 1, बी का 4, ए का 1, बी का 4, तो इसका उत्तर ए है। ये भांति भांति के जस्टिस हैं। ग्लोबल जस्टिस का मतलब वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों और व्यक्तियों के हालात क्या है, ग्लोबल जस्टिस है। प्रोसीजरल जस्टिस का तात्पर्य है प्रक्रियात्मक न्याय का, कि न्याय का जो वितरण का तरीका है वो सही होना चाहिए। संसाधन वितरण, जो रिसोर्सेज है उनको बांटने का तरीका सही होना चाहिए, योग्यता के अनुरूप वितरण होना चाहिए। जो ज्यादा योग्य है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, जो कम योग्य है उसको कम मिलना चाहिए। ये प्रोसीजरल जस्टिस होता है। ये रॉबर्ट नोजिक का, इन लोगों का, यानी स्वेच्छातंत्रवादियों का, लिबर्टेरियनिज्म का, लिबरलिज्म वालों का है ये प्रोसीजरल वाला। न्याय का सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। देखिए, एक तो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी स्टेट के बारे में, कि जो राज्य का निर्माण हुआ है वो सामाजिक समझौते से हुआ है। जो राज्य का, स्टेट का क्रिएशन हुआ है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है। ये तो हॉब्स, लॉक और रूसो का है। हम यहाँ जस्टिस की चर्चा कर रहे हैं। ये है न्याय का सामाजिक समझौता, ये है जॉन रोल्स का। रोल्स कहते हैं न्याय की स्थापना करनी है अगर आपको, तो उसके कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, और नियम के लिए जरूरी है कि सभी लोग सहभागिता करें, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, और आपस में समझौता करें, तब जो न्याय के नियम बनेंगे वो अच्छे बनेंगे और सब लोग उसका पालन भी करेंगे। ये न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत है जॉन रोल्स का। एक होता है अंतःपीढ़ी न्याय, इंटरजेनरेशनल जस्टिस। ये डायरेक्ट परफिट का है, ये आजकल बड़ा चल रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि ये इन्वायरमेंटलिज्म से संबंधित है, पर्यावरणवाद से, कि वर्तमान पीढ़ी क्या कर रही है, सभी संसाधनों का, रिसोर्सेज का, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका भोग कर लेना चाह रही, उनका यूज करना चाह रही। भोगवाद पनपा है, कंज्यूमर हो गए हैं सारे लोग। सारा तेल जला दो, सारा कोयला कोल जला दो, आप सारा पेट्रोलियम जला दो, पहाड़ों को ढहा दो, उनको खोद डालो, मिनरल्स निकाल लो, सारे जंगल वन आप है वुड्स वो सारी काट दो, नदियों को बर्बाद कर दो, हवा है उसको विषैली कर दो। ये वर्तमान पीढ़ी यही कर रही है। इससे क्या होगा, आगे वाली जो पीढ़ी आएगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसके पास कुछ नहीं होगा। उसको मिलेगा क्या, देखे जाएंगे, उसको देखे जाएंगे गंदी हवा,
उसको एक गंदा पानी, जहरीला पानी, और उसको बर्बाद और बंजर धरती। इसका मतलब ये न्याय नहीं है। न्याय के लिए जरूरी है कि उस पीढ़ी के लिए हम बहुत कुछ छोड़ के जाएं। हमारे पूर्वज हमें साफ हवा दे के गए थे, हमें स्वच्छ जल दे के गए थे, हम ऐसा ही दे के जाएं। ये अंतः पीढ़ी न्याय है। न्याय का अधिकारिता सिद्धांत, इसका तात्पर्य जो योग्य है उसको योग्यता के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलना चाहिए। एक व्यक्ति अपनी योग्यता से बहुत सारा धन कमा लेता है तो स्टेट है उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये लेसेस फेयर से रिलेटेड है। न्याय का अधिकारिता सिद्धांत है रॉबर्ट नोजिक का। और एक है न्याय का एकीकृत सिद्धांत, कि न्याय में सारी चीजें आ जाती है। न्याय में संसाधनों का वितरण भी आता है, प्रतिनिधित्व भी आता है, न्याय में गरिमा भी आती है। तो ये न्याय का एक इंटीग्रेटेड थ्योरी बनती है न्याय की, न्याय में सब चीजें आ जानी चाहिए। तो ये है नैन्सी फ्रेजर का। तो न्याय का सामाजिक समझौता जॉन रोल्स। ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही आते हैं आपके। न्याय का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो ये दो है, एक का दो, तो इसका एक में ही है, तो ये है अंतःपीढ़ी न्याय परफिट का। न्याय का अधिकारिता सिद्धांत नोजिक का, और न्याय का एकीकृत सिद्धांत है वो है नैन्सी फ्रेजर का, इंटीग्रेटेड जस्टिस थ्योरी। न्याय का जो सबैल्टर्न थ्योरी है, उपाश्रित सिद्धांत है। पहले मैं बता दें उपाश्रित क्या होते हैं। कुल मिला के ये जो उपाश्रित है, सबैल्टर्न होता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो अलग प्रकार का है, और जो ईस्टर्न वर्ल्ड है वो अलग प्रकार का है। विशेष करके साउथ एशिया, साउथ एशिया में जो विभाजन है वो पूंजीपति और मजदूर का, ऐसे क्लास कैटेगरीज का नहीं है, कि यहाँ वर्ग नहीं है, क्लासेज नहीं है, बल्कि यहाँ भांति भांति के समूह पाए जाते हैं। जैसे यहाँ दिव्यांग है, उनकी अलग समस्याएं हैं, यहाँ थर्ड जेंडर, उनकी अलग समस्याएं हैं, वुमेन है, उनकी अलग समस्याएं हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, सीमांत किसान है, उनकी अलग समस्याएं हैं, भिखारियों की अलग समस्याएं हैं, ग्रामीण छोटे किसानों की अलग समस्याएं हैं। तो ये सारे मिलकर उपाश्रित बनते हैं। तो भारत में गरीब भी भांति भांति हैं, और उनकी भांति भांति की समस्याएं हैं। जैसे जो गरीब औरतें, उनकी समस्याएं गरीब पुरुषों की बजाय अलग है। इसका तात्पर्य इन सबको जब इकट्ठा करते हैं, जो भांति भांति के समाज के मार्जिनल जो ग्रुप्स हैं, जो हाशियाकृत वर्ग है, इनका थर्ड जेंडर है, गरीब महिलाएं हैं, सीमांत किसान हैं, छोटे मजदूर हैं, रेडी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, ये सब उपाश्रित है। तो भारतीय समाज अलग प्रकार से बंटा हुआ है। वो वैसा नहीं है जैसा पाश्चात्य है कि अमीर और गरीब में बंटा हुआ है, पूंजीपति या मजदूर में, ऐसे नहीं बंटा हुआ। यहाँ बहुत सारी और सब कैटेगरीज है, प्रताड़ित लोगों की, शोषित लोगों की, गरीब लोगों की। तो ये थ्योरी उस भारतीय इतिहासकार है, उनकी देन है। उनमें से रंजीत गुहा है और पार्थ चटर्जी है। तो रंजीत गुहा और पार्थ चटर्जी ए में है। अर्नेस्ट बेख्त का अलग है। अर्नेस्ट बेख्त का जो न्याय है वो उपाश्रित वाला है, अलग नहीं है, वो अलग है। सुसैन मोलर ओकिन है, ये इनकी पुस्तक है जेंडर के ऊपर लिखी हुई, जस्टिस एंड जेंडर है। तो ये तो लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस की है, ये उपाश्रित के ऊपर है। अब आ गया परंपरागत संस्थाओं और आधुनिक संस्थाओं। एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इनसे रिलेटेड जो जस्टिस है उसकी अपन चर्चा करेंगे। देखिए ये पेपर आपके तभी समझ में आएगा, आप क्या करें, पहले पेपर को कर लें ऑनलाइन। ये जब पेपर कर लेंगे, सॉल्यूशन उसके बाद देखें, तब ये सॉल्यूशन समझ में आएगा। क्योंकि आप इनके बारे में पहले सोच चुके होंगे, एक दो बार आप पढ़ चुके, फिर ये समझ में आएगा ज्यादा बेटर। तो हम कुछ वो न्याय जो ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वो देती है, कुछ जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस है वो देती है। तो इनका जो न्याय है वो है एक परंपरागत ट्रेडिशनल, एक है नॉन ट्रेडिशनल या सुपर ट्रेडिशनल कह लें, परंपरागत कहते हैं, या नॉन ट्रेडिशनल कह लें आप, या मॉडर्न कह लें आप इसको। ऐसा किसने विभाजन किया? ये जो विभाजन है ये अर्नेस्ट बेख्त का है। इसका तात्पर्य ये है कि पहले मैं आपको ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशनल्स, वो करवाता हूं। जाति एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है। जातियों में समानता है क्या? ये तो हो गया ट्रेडिशनल जस्टिस। अब आ गया संसद। संसद एक या यूनिवर्सिटीज है, या हमारे ये कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है। ये सब मॉडर्न
इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ न्याय है क्या? ग्राम पंचायत एक मॉडर्न इंस्टीट्यूट है, यहाँ न्याय है क्या? सभी लोग बराबर है क्या? महिलाओं की भागीदारी है क्या? यहाँ ये एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन का न्याय है। तो ये एक न्याय होता है ट्रेडिशनल, एक होता है नॉन ट्रेडिशनल या मॉडर्न। ये अर्नेस्ट ब्रेख्त ने किया कि दोनों प्रकार की संस्थाओं में न्याय होना चाहिए, यानी समाज में धर्म है, जातियां हैं, कबीले हैं, वहां भी न्याय होना चाहिए। और ग्राम पंचायतें हैं, जिला परिषद है, पंचायत समितियां हैं, संसद है, यहाँ भी न्याय होना चाहिए। तो दो प्रकार का न्याय है अर्नेस्ट ब्रेख्त का, पुराना न्याय या नया न्याय कह लीजिए इनको, या पुरानी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त न्याय और नई संस्थाओं द्वारा दिया गया न्याय है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को कार्य विशेषीकरण या एस्केप का सिद्धांत कहा जाता है, नॉन इंटरफेरेंस, या फिर इसको कहते हैं फंक्शन स्पेशलाइजेशन, कि एक व्यक्ति जो स्पेशलाइज है वही काम करेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो राजा बनेगा, जो युद्ध कार्यों में सक्षम है वो क्षत्रिय बनेगा, और जो व्यापार में जिसकी रुचि है वो वैश्य या फिर मजदूर ये बनेगा। तो हर एक व्यक्ति वही काम करेगा जिसका वो विशेषज्ञ है, जिसकी अंतरात्मा ये कहती है कि तेरे को ये काम करना चाहिए। तो ये जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन या थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है, नॉन इंटरफेरेंस का तात्पर्य है कि आप एक काम कर रहे हैं दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे आप। अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप राजा बनने की कोशिश नहीं करेंगे, आप सिर्फ युद्ध करेंगे, प्लेटो ये कह रहा है। आगे भारत में सिस्टम अलग है, हम तो प्लेटो की चर्चा कर रहे हैं। भारत में तो क्षत्रिय ही राजा बनते थे, लेकिन प्लेटो कहता है सैनिक राजा नहीं बनेगा, राजा पढ़ा लिखा व्यक्ति बनेगा, जो शारीरिक रूप से मजबूत बलशाली होगा वो सैनिक बनेगा, और जिनके अंदर खाने पीने की इच्छाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं, वो तीसरा वर्ग बनेगा। तो और एक वर्ग दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी जो राजा है वो सैनिक बनने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा है प्लेटो का संपूर्ण न्याय केवल योग्यता और सद्गुण पर बल देता है, नहीं ये वाला गलत है। जो संपूर्ण न्याय है वो और बहुत सारी चीजों के ऊपर भी निर्भर है, तो इसका कथन केवल एक सही है। जॉन रॉस के साथ असत्य कथन है, न्याय एक पॉलिटिकल वैल्यू है, बिल्कुल सही नहीं बल्कि एक मानक, एक स्टैंडर्ड है, एक वैल्यू नहीं है बल्कि अन्य वैल्यूज को नापने का एक स्टैंडर्ड है, रोल्स कहता है। रोल्स है दोनों प्रकार के, चाहे वो न्याय प्रोसीजरल हो और चाहे वो न्याय सब्सटेंटिव हो, दोनों को मिला देता है। बिल्कुल तात्विक न्याय दोनों को मिलाता है। प्रक्रियात्मक न्याय में योग्यता पे बल दिया जाता है कि जो योग्य है वही आगे बढ़ेगा। तात्विक न्याय में जो योग्य नहीं है उसको योग्य किया जाता है, ये आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, मिनिमम नीड्स है वो पूरी की जाती है, वो होता है तात्विक न्याय। रोज दोनों को मिला देता है। न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं का वितरण है। रोज कुछ प्राथमिक वस्तुएं बताता है, धन है, संपदा है, अधिकार है, स्वतंत्रताएं हैं, गरिमा है, इन सब का बंटवारा ही न्याय है। रोल्स न्याय के लिए पूर्व संविधानवादियों यानी पहले के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले जो थिंकर्स हैं, होब्स, लॉक, रूसो, इनकी आलोचना नहीं करता, बल्कि ये तो लॉक और रूसो का तो समर्थक है। ये आलोचना करता है वो बेंथम की करता है, यानी ये यूटिलिटेरियनिज्म की आलोचना करता है, बेंथम की आलोचना करता है। इनका तो समर्थक है ये, लॉक का, इनका तो रूसो का। तो इसका जो उत्तर है वो डी है, ये गलत है। रोल्स की पुस्तकें हैं, आपको ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, ये पुस्तकों को आपको क्रम से लगाना होता है, एक सीक्वेंस में लगाना होता है। कब आई थी? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस बड़ी फेमस पुस्तक है, 72 में आई थी। फिर पॉलिटिकल लिबरलिज्म आई 92-93 के आसपास। फिर लॉ ऑफ पीपल आई 1999 के आसपास। फिर जस्टिस एज फेयरनेस आई 2001 के आसपास। तो यही है 1, 2, 3, 4 ऐसी आई हुई है पुस्तक। प्लेटो की किस पुस्तक में सुकरात के ऊपर जो मुकदमा किया गया था, सोक्रेट्स के ऊपर जो एक ट्रायल चला था कि सुकरात से जो सुकरात है वो एथेंस के युवाओं को भड़का रहा है, इस मुकदमे का जो वर्णन और उसकी जो प्रोसीजर है, वो पूरी ट्रायल है, वो द अपोलॉजी में। अपोलॉजी होती है स्वीकारोक्ति की, मैं क्या क्या स्वीकार करता हूं। जब सुकरात से ये कहा गया कि उसने युवाओं को भड़काया है, बिल्कुल भड़काया, मैंने भड़काया नहीं, उसको सोचना सिखाया मैंने युवाओं को, वो स्वीकार करता है। और इस पुस्तक को गांधी जी ने भी गुजराती में अनुवाद किया था, सत्यवान के नाम से। तो इस अपोलॉजी
को गांधी जी ने भी पढ़ा है और इसका जो उन्होंने सत्यवान नाम से एक पुस्तक लिखी है, वो अपोलॉजी के ऊपर आधारित है, यानी इसका ट्रांसलेशन किया उन्होंने सत्यवान के नाम से, तो द अपोलॉजी। भारत पाकिस्तान के मध्य जो संघर्ष हुए और युद्ध हुए, दोनों की चर्चा कर रहे हैं। 1948 में हुआ कबायली वाला, 65 में हुआ तो कच्छ के रण से शुरू हुआ, 71 में हुआ जिससे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, और 99 में करगिल वाला हुआ। इसका उत्तर सी है। भारत और पाकिस्तान के मध्य which of the following is not included in the disputed issues between India and Pakistan? इंडिया और पाकिस्तान के मध्य डिस्प्यूटेड मैटर कौन सा नहीं है? तो सर क्रीक विवाद तो है। सर क्रीक विवाद कच्छ के रण को लेकर गुजरात के अंदर, जहां भारत पाकिस्तान की सीमा मिलती है, यहां विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है ऊपर लद्दाख की साइड में। दुलहस्ती को लेकर विवाद है, लेकिन ये विवाद नहीं है, ये तो काला पानी विवाद है, महाकाली या काला पानी। ये काला पानी जो डिस्प्यूट है, विवाद है, ये भारत और नेपाल के मध्य है। बाकी तीनों तो भारत पाकिस्तान में है, लेकिन ये भारत और नेपाल के मध्य है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की, भारत पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य शासकों में कौन नहीं है? तो परवेज मुशर्रफ हैं, जियाउल हक है, या खान है, एक अयूब खान थे, लेकिन ये नहीं है, ये तो बांग्लादेश के हैं। द मेजर मिलिट्री रूलर्स ऑफ पाकिस्तान डोंट इंक्लूड, तो ये इंक्लूड नहीं है, बांग्लादेशी। जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में विलीन कर दिया जब उनको डर लगा कि कबायली है 1948 में उनकी राज्य पे कब्जा कर लेंगे, जो अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान सहयोग कर रहा है। तब उन्होंने इस डर की वजह से 20 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए। विलय पत्र होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि उन्होंने अपनी रियासत को भारत में मिला दिया, और जो रियासतें मिली थी, चाहे वो राजस्थान की रियासतें थी, एमपी की थी, यूपी की थी, जहां की भी थी, ये सारी की सारी रियासतों ने इस एक लेटर पे हस्ताक्षर किए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, विलय पत्र दिया था भारत को, ये हम आप में मिलना चाहते। और जम्मू कश्मीर ने इसने साइन किए थे 20 अक्टूबर 1947। पाकिस्तान द्वारा जून 1948 में जो कश्मीर डिस्प्यूट था, उसको यूएनओ के समक्ष उठाया गया। नहीं, ये कथन गलत है। यूएन के समक्ष कश्मीर विवाद को नेहरू ने उठाया था, और हमारे जो तात्कालिक गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन के कहने से उठाया था। तो ये विवाद पाकिस्तान नहीं ले गया यूएन में, बल्कि हम लेके गए थे यूएन के अंदर। तो हमें ये लगा कि यूएन में जाएगा तो मुद्दा है वो निष्पक्ष रूप से सुलझाया जाएगा, लेकिन वहां जाके उलझ गया ये मुद्दा। तो भारत ने गलती की थी उस टाइम, जिसको यूएन नहीं लेके जाना चाहिए था। तो ये पहला कथन गलत है, क्योंकि भारत लेके गया था। द कश्मीर डिस्प्यूट वाज रेज्ड बिफोर द यूएनओ बाय पाकिस्तान, नो, बाय इंडिया। 26 जनवरी 1957 कि जम्मू कश्मीर इंप्लीमेंटेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बिल्कुल एक नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को। ये तो सही है, इसका उत्तर 2 है। भारत पाकिस्तान के मध्य जो एक वार हुआ था 1965 में, इसके बाद जो समझौता हुआ वो कौन सा था? तो इसके बाद एक समझौता हुआ था 1966 की जनवरी में, ये ताशकंद समझौता था। ताशकंद आजकल उज्बेकिस्तान एक देश है, अपने से थोड़ी सी दूर अफगानिस्तान की साइड में, उसकी राजधानी है। पहले ताशकंद और उज्बेकिस्तान ये यूएसएसआर सोवियत संघ में थे, आजकल ये अलग देश हो गया है। तो ये 1966 में होता भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसके ऊपर साइन करने गए थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और पाकिस्तान की तरफ से वहां के राष्ट्रपति थे अयूब खान, जो सैन्य तानाशाह थे। इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे और दोनों ताशकंद गए थे। और जब शास्त्री जी ताशकंद गए, उसके बाद वहां से उनकी डेड बॉडी आई थी, वो जिंदा वापस नहीं आए थे, उनकी वहां
प्राकृतिक रूप से उनकी डेथ हो गई, नेचुरल। जम्मू कश्मीर के संबंध में यूएनओ द्वारा किए गए प्रयासों में शामिल नहीं है। मैनकोटन प्रस्ताव आया है, ये भी है, ग्राहम भी है, ओवन डिक्सन है, इसका मतलब ये तीनों तो नहीं है। यूएन ने भारत और पाकिस्तान के मध्य 1948 में जो डिस्प्यूट हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्जा लिया, उसके बाद उसने विभिन्न प्रकार के आयोग और समितियों का गठन किया ताकि दोनों देश शांत हो जाए, दोनों देश कश्मीर से अपनी सेनाएं हटा ले, यहाँ जनमत संग्रह रेफरेंडम करवाया जाए और यहाँ की जनता से पूछा जाए कि वो किससे मिलना चाहती है या आजाद रहना चाहती है। हालांकि ये चीजें सिरे नहीं चढ़ी, ये तीनों ही आयोग और प्रस्ताव थे, ये फेल हो गए। तो इन तीनों का संबंध तो है J&K से, लेकिन इसका संबंध नहीं है। तो इसका उत्तर ये है। कोलंबो प्रस्ताव तो 1962 में आया था, जब भारत और चीन का झगड़ा हुआ था, इन दोनों के मध्य शांति स्थापना के लिए आया था। ताशकंद समझौता तो भारत और पाकिस्तान के मध्य 1966 में हुआ, इसमें है वो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? फॉल्स स्टेट पहला है कि यूएसएसआर के प्रधानमंत्री किशीगंज की मध्यस्थता से, बिल्कुल सही है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री याह्या खान थे, ये गलत है, याह्या खान नहीं थे, अयूब खान थे। तो याह्या खान की जगह अगर अयूब खान होता तो ये सही होता। यह समझौता ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया, सही है। समझौता जनवरी 66 में हुआ, ये भी सही है। तो इसका उत्तर बी है। पाकिस्तान द्वारा किस वर्ष भारत के खिलाफ ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया? इन विच ईयर पाकिस्तान लॉन्च्ड ए मिलिट्री ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन जिब्राल्टर इन इंडिया? 1965 है, उसमें ही चला था, और तभी फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22 से। 1971 के भारत पाक युद्ध के संबंध में जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो कौन सा है? जो वार हुआ 1971 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसका फॉल्स स्टेटमेंट। अमेरिका ने, यूएस ने क्या किया, भारत को प्रेशराइज करने के लिए यूएस एंटरप्राइजेज नामक एक जहाजी बेड़ा भेजा, एक फ्लीट भेजा। इसमें सारे वार हेड्स लगे हुए थे। ये भारत को डराने के लिए था, लेकिन भारत डरा नहीं, क्योंकि भारत का सहयोग देने के लिए सोवियत संघ यूएसएसआर आ गया था। ये सही है। ये जो यूएस एंटरप्राइजेज है, इससे पहले भी आया हुआ है। ये इस 1971 से पहले 1962 में चीन को डराने के लिए आया था। तो पहले ये भारत के पक्ष में आया था 1962 में, जब इंडिया चाइना का वार हुआ था। लेकिन 71 में ये भारत को डराने के लिए आया। तो पहले ये भारत के पक्ष में आया, फिर ये भारत को डराने के लिए आया। ठीक है। पाकिस्तान जनरल याह्या खान ने भारत पर दिसंबर 71 में हमला किया, ये बिल्कुल सही है। दिसंबर 71 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। जुलाई 1972 में लाहौर समझौते के माध्यम से 1971 के युद्ध का अंत हुआ, नहीं, ये गलत है। यहाँ ये लाहौर में नहीं हुआ था, बल्कि ये समझौता शिमला में हुआ था। उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, और वहां से जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे पाकिस्तान से। तो इसका उत्तर डी है। ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध भारत और पाकिस्तान से है। भारत ने 1984 के आसपास सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर पाकिस्तान कब्जा करना चाह रहा था, तो उस टाइम ऑपरेशन मेघदूत चलाया था भारत ने। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा किया, तब से भारत ही काबिज आया। पहले ये न्यूट्रल जगह थी, भारत अपनी मानता था, तो बाद में पाकिस्तान इस पे कब्जा करने की कोशिश की, तब ऑपरेशन मेघदूत चला था। भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौते की मध्यस्थता ये विश्व बैंक ने की थी। ये समझौता दरअसल 1960 में हुआ था। तब भारत के प्रधानमंत्री नेहरू थे, पाकिस्तान में सैन्य तानाशाह थे, मिलिट्री रूलर थे वो अयूब खान थे, और मीडिएटर था वो था वर्ल्ड बैंक। ये समझौता मूलतः ये था कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं, अगर हम मैप बनाएं इंडिया का, तो जो जम्मू कश्मीर से जो नदियां निकलती है, सिंध निकलती है, झेलम निकलती है, चेनाब निकलती है और पाकिस्तान में जाती है, इन तीनों के पानी का यूज तो करेगा पाकिस्तान,
और ये जो पंजाब साइड की नदियां है, सतलज है, रावी है, व्यास है, इनका यूज भारत करेगा, सतलज, रावी और व्यास का। और झेलम, चिनाब और सिंध है, इनके पानी का यूज करेगा पाकिस्तान। तो ये जो सारी नदियां, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो ये सिंधु मेन नदी है इनके अंदर, इसीलिए इसको सिंधु जल समझौता कहते हैं। ये 1960 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक इसमें मीडिएटर था। भारत पाकिस्तान के मध्य किस वर्ष बस कूटनीति को आरंभ किया गया? बस कूटनीति का संबंध ये 1999 में हुई थी। और इस डिप्लोमेसी की शुरू जो है प्रोधा फादर है, वो है हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम जो तात्कालिक प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी। वो बस लेके गए थे और ये बस अमृतसर से लाहौर गई थी। लाहौर में उनकी अगवानी करने के लिए वहां के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, वो आए थे। और दोनों देशों के मध्य शांति, सौहार्दपूर्ण वातावरण, भाईचारे के लिए एक समझौता हुआ था, हार्मनी के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था। 1999 में हुआ था, 1999। भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित परियोजना के संबंध में असत्य कथन है। किशन गंगा है, हम सोचते हैं किशन गंगा गंगा की सहायक नदी होगी, नहीं, ये सिंधु और इसकी सहायक नदियों के अंदर आती है किशन गंगा। और भारत और पाकिस्तान को लेकर इसमें विवाद है। बगलिहार परियोजना ये भारत पाकिस्तान के मध्य है, इसको लेके डिस्प्यूट चलता रहता है। सलाल और दुलहस्ती को लेके भी चलता रहता है। लेकिन व्यास लिंक नहीं रहती, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इनके मध्य विवाद है इसको लेकर। ये तो भारत के अंदर का विवाद है, दिल्ली का, पंजाब, हरियाणा का, इनका। ये भारत पाकिस्तान के मध्य का विवाद नहीं है, तो इसका संबंध नहीं है भारत पाकिस्तान से। करतारपुर कॉरिडोर, ये अमृतसर से लेके और पाकिस्तान में ननकाना साहिब और करतारपुर है, गुरु नानक जी का जन्म स्थान, वहां तक एक गलियारा कॉरिडोर बनाया गया। ये एक कल्चरल कॉरिडोर है। यहाँ बिना वीजा के भी भारत के सिख है वो पाकिस्तान जा सकते हैं। ये 6 किलोमीटर लंबा है, सही है। ये मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी 2018 में, ये भी सही है, इन्होंने लॉन्च किया था इसको, इस प्रोजेक्ट को। यह कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक हितों को नहीं बढ़ावा देता, बल्कि ये धार्मिक मुद्दे और कल्चरल बेस्ड है, ये रिलीजियस बेस्ड है। यानी ये पिलग्रिम्स के लिए है, जो सिख जाते हैं अमृतसर से ननकाना साहिब तक के, करतारपुर तक के। तो ये सिखों के धार्मिक भावनाओं से, धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं और धार्मिक स्थलों से रिलेटेड है। तो ये रिलीजियस जो इंटरेस्ट है उनसे रिलेटेड है। कुछ ऑपरेशन है, इनको अरेंज करना है। ऑपरेशन बद्र, ये 1965 में पाकिस्तान ने शुरू किया था भारत के खिलाफ, तब भारत के और उसके मध्य युद्ध हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में आया था। ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा करने के लिए भारत ने शुरू किया था। तो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी के टाइम 2019 में भी पाकिस्तान के अंदर जाके और हमने हमला किया था। आतंकवादी समूहों के जो कैंप थे, जो टेररिस्ट के कैंप थे, उनके ऊपर उरी हमला 2016 में हुआ था। तो इस हिसाब से पहले 1 है, फिर 2 है। तो 1 ऑपरेशन मेघदूत, तो इसमें गड़बड़ है सब में। 1 के बाद 2 है, फिर 4, 3। तो 1, 2, 4, 3 इसमें है नहीं कहीं भी। तो एक बार आप सेट कर ले। ऑपरेशन बद्र है, ये 1 नंबर है, फिर 2 ऑपरेशन मेघदूत है, फिर 4 और 3। सर ये ऑप्शन थोड़े से इसके गड़बड़ा गए क्वेश्चन के, तो आप जो सही कर लें 1, 2, 4, 3। मैंने सन भी लिख दिए। उरी 2016 है, बालाकोट 2019 है, ऑपरेशन बद्र 1965 है और मेघदूत 1984 है। नेबरहुड फर्स्ट, ये डिप्लोमेसी है, इसका संबंध नरेंद्र मोदी से है। इसका तात्पर्य है भारत के द्वारा अपने पड़ोसी देशों से संबंध सुधारना।
नेबरहुड फर्स्ट नरेंद्र मोदी। किस भारतीय प्रधानमंत्री ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज द लाहौर डिक्लेरेशन साइंड विद पाकिस्तान इन 1999? ये अभी चर्चा चल रही थी, ये है अटल बिहारी वाजपेयी, जो बस लेके गए थे। बस डिप्लोमेसी वाला ही मुद्दा है। फिर है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का शासनकाल विदेश नीति का आदर्श काल था। यानी द रीजन ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इज कंसिडर्ड टू बी द आइडियल पीरियड ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यानी आइडियल पीरियड था, थ्योरेटिकल पीरियड था। अब आ गया है बिहेवियर कि अब आइडियल नहीं बन के रह सकते, अब अपने को रियलिस्ट होना पड़ेगा। तो फिर रियलिज्म आया, रियल पॉलिटिक्स आई, और ये इंदिरा गांधी के काल में आई। ये दोनों ही कथन सही है। जवाहरलाल नेहरू की आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी और इंदिरा गांधी की रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसीज दोनों सही है। विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या है? ट्रैक टू डिप्लोमेसी का तात्पर्य है कि इसमें आपके मंत्री, प्रधानमंत्री ये नहीं मिलते, बल्कि ये जो विषयों के विशेषज्ञ होते हैं ये मिलते हैं आपस में, या अन्य प्रकार के जो समूह होते हैं, इंटेलेक्चुअल समूह, वो मिलते हैं। तो उसको ट्रैक टू की डिप्लोमेसी बोलते हैं। विदेश और सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ मिलते हैं, यानी इसमें गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है वो नहीं होते इन्वॉल्व, बल्कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल जो और प्रकार के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है। ट्रैक फर्स्ट में ये मिलते हैं, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट लीडर्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जब मिलते हैं वो ट्रैक फर्स्ट की डिप्लोमेसी होती है। ये ट्रैक टू है। संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स है। बिल्कुल बेसिक रूल्स होते हैं कि यहाँ अपना जो कंट्री है, स्टेट है, वो चलेगा कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द क्लियर हु हैज द पावर टू टेक डिसीजन इन द सोसाइटी। कौन लेगा सोसाइटी में डिसीजन, कौन लेगा स्टेट में डिसीजन? प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, गवर्नर क्या करेंगे, या फिर जो सीएम है वो क्या करेंगे, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। सही है। संविधान है ये नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल करवाता है। बिल्कुल सही है, हमारे भी है। भारतीय संविधान का भाग जो थर्ड है, पार्ट थर्ड है, वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही है। संविधान जनता की आकांक्षाओं को, एस्पायरेशन ऑफ द पीपल, इनका भी प्रकटीकरण करता है, इनको एक्सप्रेस करता है। तो ये सारे के सारे सही है। प्लेटो द्वारा शासक वर्ग की तुलना किससे की गई है? ये क्या, ये गडरिया होता है, शेपर्ड होता है। जैसे एक शेपर्ड अपने भेड़ों के पालन पोषण करता है, वैसे एक राजा अपनी जनता का पालन पोषण करता है और रक्षा करता है। जैसे बुनकर, जैसे कि वीवर होता है, वो क्या करता है, जैसे चारपाई बुनता है, बहुत सारे धागों को जोड़ता है, ऐसे राजा पूरे राज्य को जोड़ के रखता है, विभिन्न वर्गों को, क्लासेस को, कास्ट को जोड़ के रखता है। ये चरवाहा और गडरिया एक ही हो गए हैं। तो इसका मतलब 1, 2 और 3, इसके उत्तर 1, 2 और 3 है। उसने उसको शिक्षक और व्यापारी नहीं कहा। 1928 में किसकी अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया? 1928 में एक अंग्रेजों के अफसर थे, उन्होंने एक चैलेंज किया इंडिया के नेताओं को कि आप सब एक जगह बैठ के और खुद के देश के लिए नियम, कायदे, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। तो इसको एक चुनौती के रूप में लिया भारतीय नेताओं ने, और उन्होंने सभी दलों ने मिलकर, ऑल पार्टीज ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया मोतीलाल नेहरू को, और ये 1928 में बनी थी। इसके सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू और इसके हेड थे मोतीलाल नेहरू, ने बाप बेटे। तो ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। प्लेटो ने किन किन स्टडी मेथड्स का यूज किया है? तो ये सारे स्टडी मेथड्स हैं उनके। डिडक्टिव मेथड्स है, जिसमें पहले फार्मूला आ जाता है, कुछ बाद में करते हैं। पहले जनरल चीजें डिसाइड करते हैं, फिर स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ऐतिहासिक पद्धति है, हिस्टोरिकल मेथड है, इतिहास का सहारा लेते हैं चीजों को समझाने के लिए। एनालॉजिकल मेथड है, जैसे हम ये कहते हैं कि राजा शेपर्ड होता है,
या राजा वीवर होता है या राजा शेर के तुल्य होता है, जो भी बात है, ये पद्धति होती है। ऐतिहासिक पद्धति रिपीट हो गई है, द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलैक्टिकल मेथड, यानी द्वंद्व के माध्यम से, आपसी विचार विभिन्नता के माध्यम से, आपसी वार्ताओं के माध्यम से जो हम यूज करते हैं वो द्वंद्वात्मक डायलैक्टिक मेथड होता है। तो ये सारे के सारे महात्मा गांधी द्वारा किस मिशन को, which mission proposed was termed is an outdated check of bankrupt bank by महात्मा गांधी। कौन सा ऐसा कमीशन आया, आयोग आया, गांधी ने कहा कि हमें इसकी जरूरत नहीं, उसका विरोध किया कि एक फेल हो गई बैंक का आउटडेटेड चेक है, और ये गांधी ने कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन, द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन डिड नॉट इंक्लूडेड। ये कैबिनेट मिशन के इस मेंबर्स पे बहुत सवाल आते हैं। कैबिनेट मिशन में जो आया इंडिया में, उसके बाद फिर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। तो उसके जो 3 मेंबर्स थे, उसके हेड थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड किस उसके मेंबर थे। इसमें लॉर्ड लिथलिथगो नहीं थे, बाकी तीनों उसके मेंबर थे। ये 3 मेंबर्स एक कमीशन था, यानी कमेटी थी, कमीशन था जो इंडिया आया था, और ये चेक करने के लिए आया था कि क्या इंडिया को स्वतंत्र किया जा सकता है क्या। 1946 की बात है, उसके फिर साल भर बाद देश आजाद ही हो गया था। कैबिनेट मिशन से संबंधित प्रमुख प्रावधानों में शामिल नहीं है। इन्होंने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसमें ये होगा 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य होगा, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश प्रोविनेंस थे और चीफ कमिश्नरेट थे, उनको 3 भागों में, जनरल, मुस्लिम एंड सिख में उनको डिवाइड किया जाएगा। सही है। देशी रियासतें, इसका मतलब है जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स यानी राजाओं के द्वारा जो नियंत्रित जो स्टेट्स थे, वहां डायरेक्ट इलेक्शन होगा। नहीं, ये गलत है, यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो इन जो प्रिंसली स्टेट्स से आने थे, वो एक बाद में इन को लेके कमेटी बनी थी जिसके नेहरू अध्यक्ष थे। तो वो कमेटी और उस प्रिंसली स्टेट का जो प्रिंस था वो डिसाइड करेंगे कि कैसे भेजेंगे। आधे सदस्यों को तो नॉमिनेटेड करना था वहां के प्रिंस को, और आधे का वहां से इलेक्शन होना था, वहां की कुछ असेंबली बनी हुई थी छोटी मोटी, उनके माध्यम से। तो डायरेक्ट इलेक्शन नाम से कोई इलेक्शन नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इनडायरेक्ट इलेक्शन थे सारे जितने भी। कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ब्रिटिश प्रांतों में, देशी रियासतों में चीफ शिप जो का उनका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार था। टोटल मेंबर थे 389, उनका डिवाइडेशन था 292, 93 और 4, और टोटल हो गए हैं 389। यानी इतने लोगों ने मिलकर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया। हालांकि बाद में संख्या घटती बढ़ती रही क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया। तो ये प्रारंभिक संख्या है। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन के लिए कैबिनेट मिशन की जो प्लान था उसके चुनाव कब कराए गए? चुनाव करवाए गए जुलाई अगस्त 1946 में। हालांकि चुनाव इनडायरेक्ट चुनाव थे, डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना था इनको, बल्कि विभिन्न जो प्रोविनेंस से थे, ब्रिटिश प्रांत थे, वहां असेंबलीज काम करती थी। असेंबली के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का चुनाव किया। संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव था, जो बाद में भारत की प्रीएम्बल बनी, वो प्रस्ताव कब रखा? ये पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को तो पहली बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके 4 दिन बाद ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे नेहरू जी, और यही बाद में भारत की प्रीएम्बल बनी। संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन किया गया। ये ड्राफ्ट कमेटी जिसके हेड अंबेडकर थे, इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, और 30 अगस्त को फिर इसके अध्यक्ष जो बनाए गए वो बनाए गए बाबा साहब अंबेडकर को। तो 29 अगस्त को इसका गठन किया गया। एक मिनट थोड़ा सा विराम ले लेते हैं, और मैं ये चेक
कर लेता हूं कि कहीं कोई मिस्टेक पहले नहीं होगी इस संदर्भ में। सही है, 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अंबेडकर जी को ड्राफ्ट कमेटी है उसका हेड कब बनाया गया? वो 30 अगस्त है। और ये ड्राफ्ट कमेटी बनी कब? ये 29 अगस्त 1947। ये डेट बहुत ही पूछी जाती है, इनका ध्यान रखना। ये 8-10 ऐसी कुछ डेट्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेटो ने सद्गुणों के योग से निर्मित सर्वोच्च सद्गुण कौन सा बताया है? Plato has described the highest virtue created by the combination of virtue। एक वर्च्यू है वो है बुद्धि, एक है साहस, एक है संयम, और ये तीनों जुड़ते हैं तब बनता है न्याय। यानी एक प्रूडेंस है, एक रेस्ट्रेंट है, एक क्रेज है, और तीनों मिलते हैं तो जस्टिस बनता है। तो ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ हाईएस्ट वर्च्यू है ये जस्टिस। जो है जस्टिस है क्या? प्रत्येक अपना काम करेगा, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हर एक व्यक्ति अपने काम में एक्सपर्ट होने की कोशिश करेगा। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, अपना काम उसमें एक्सपर्ट होने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। आपका सीयूटी पीजी में अच्छे टॉप रैंक के साथ टॉप यूनिवर्सिटी में होगा। संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्ट एनेक्ट एंड डेडिकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी को तो संविधान है ये इंप्लीमेंट किया गया था, लागू हुआ था। जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किन किन कमेटीज के हेड थे? देखिए, प्रारूप समिति के हेड थे अंबेडकर जी, ड्राफ्ट कमेटी के। ये जो रूल मेकिंग कमेटी थी और ये जो स्टीयरिंग कमेटी थी, इसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद। तो अब एक ही कमेटी बचती है, संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो केवल 2 सी है इसका। संविधान सभा में अल्पसंख्यक व मूल अधिकार संबंधी परामर्श समिति के हेड कौन थे? द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने विभिन्न कमेटीज के माध्यम से काम किया था, और उसमें एक कमेटी बड़ी महत्वपूर्ण थी, वो थी फंडामेंटल राइट्स कमेटी, और इसके हेड थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आप जरूर याद रखें। इसको लेके एक सब कमेटी थी, करपला जी उसके हेड थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एच.सी. मुखर्जी। पहले एच.सी. मुखर्जी थे, फिर एक और बनाए गए थे, 2 थे बाद में, वो थे वी.टी. कृष्णाचार्य। वी.टी. कृष्णाचार्य। तो मैंने कहा ये ना 2 बनाए गए थे, पहले एक थे फिर एक और बनाए गए। उद्देशिका, प्रियम्बल में ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको ऑर्डर से लगाना है। तो जब भी आप इसको ना रट लें, आप प्रियम्बल को, ये शुरुआत की 2-3 लाइनें जरूर रट लें। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आता है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लास्ट में आता है। तो सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 3, फिर 5 और फिर 4, ये है इसका। तो ये आपको अच्छी तरह से रटना पड़ेगा इसको, प्रियम्बल को ढंग से। प्रस्तावना में निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है? प्रस्तावना में ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आता है। प्रियम्बल में सबसे पहले न्याय है, फिर स्वतंत्रता है, फिर समता है, सबसे पहले जस्टिस है, फिर फ्रीडम एंड इक्वलिटी है, फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है। तो आपको ये शब्द याद रखने पड़ेंगे, एक बार पढ़ दिया आपके याद हो जाते हैं। तो प्रियम्बल को आप ध्यान से पढ़ लें, आप देखेंगे ये शब्द ऐसे है, पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये और फिर ये आता है। यथार्थ वास्तविक प्रत्ययों की प्रतिच्छाया है। रियल इज ए शैडो ऑफ आइडिया। जो रियल है ना, वो हमारा जो आइडियाज है, हमारी जो सोल है, उसका
एक शेडो है और कुछ नहीं है, उसकी एक छाया है। और ये कहा है प्लेटो का है, एक फिलोसॉफिकल टर्म है कि जो कुछ हम देखते हैं, हम है, हमारा शरीर है, ये जितना भी आप फिजिकल वर्ल्ड देख रहे हैं, ये एक छाया है, ये भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन विचार, आइडिया कभी नहीं मरता, ईश्वर कभी नहीं मरता, आत्मा कभी नहीं मरती। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जो प्रियम्बल है उसमें ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये कहां से है? इसमें लिखा हुआ है कि इससे इररिलेवेंट कौन सा है? ये इसका तात्पर्य है कि अल्टीमेट सोवरेन है वो पीपल ऑफ इंडिया है। बिल्कुल सही है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है द रिजल्ट ऑफ विल ऑफ द पीपल, ये जनता की इच्छा का परिणाम है। ये भी कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया के कई अर्थ हैं। ये भारत की जनता का इच्छा का परिणाम है। संविधान द्वारा भारत के लोगों के लोकतंत्र की स्थापना की गई है, इनको महत्व दिया गया है। ये भी सही है। उपयुक्त शब्दावली स्विस संविधान से प्रेरित है, ये गलत है। ये शब्दावली स्विट्जरलैंड के संविधान से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये तो यूएस के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये है। प्रस्तावना के किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? By which constitutional amendment the words socialism, secularism and integrity were added to the preamble? किस से? ये तीन प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट किया गया है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 बी, और ये 1976 में हुआ था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। प्रस्तावना के समय किसने यह कहा कि यह संविधान की राजनीतिक कुंडली है? Who has said regarding the preamble that it is the political horoscope of the constitution? और उसको पॉलिटिकल होरोस्कोप कहने वाले हैं वो है के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। जब आप कलाम अकेडमी के द्वारा जो तैयार की गई तो बुकलेट देखेंगे, उसमें सारी चीजें ऐसे बॉक्स बना के दी हुई है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके सीयूटी पीजी के अंदर। आप 2-1 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी आपको। अगर 2-1 महीने देते हैं तो आपकी अच्छी रैंक के साथ अच्छे विश्वविद्यालय में, टॉप यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राजनीति संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर का जो कंसेप्ट है वो आया किस सब्जेक्ट से है, किस कंसर्न से आया है? तो जो पॉलिटिकल कल्चर है ये सोशियोलॉजी से आई है, समाज शास्त्र से। पॉलिटिकल कल्चर राजनीतिक संस्कृति के अवधारणा का जमन आमंड का एक लेख था 1956 कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम से हुआ। कथन सेकंड, स्टेटमेंट सेकंड है राजनीतिक संस्कृति एक नवीन मनोसमाज शास्त्रीय शब्द है। तो पॉलिटिकल कल्चर इज ए न्यू साइको सोशियोलॉजिक टर्म है। ये दोनों के दोनों टर्म है, ये सही है। आमंड, ग्रेबिल आमंड जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है वो लेके आए थे पॉलिटिकल कल्चर के कंसेप्ट को पॉलिटिकल साइंस, और ये शिकागो स्कूल के हैं ये। और व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म आया उसके बाद ये पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल आपका सोशलाइजेशन, ये सारे सब तब आए। पॉलिटिकल कल्चर है वो अभिवर्तियों, विश्वासों, मनोभावों का समुच्चय है जो राजनीतिक व्यवस्थाओं को अर्थ एवं सुव्यवस्था प्रदान करता है। यानी जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें एटीट्यूड्स आते हैं, जनता के विश्वास, बिलीफ्स आते हैं, हम क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में, कैसा सोचते हैं। एंड द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन झुकाव, किस प्रकार का ओरिएंटेशन है आपका अपने राजनेताओं के प्रति, राज व्यवस्थाओं के प्रति, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, कानूनों के प्रति आपका झुकाव कैसा है, आपको गालियां देते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, कैसा है। विच प्रोवाइड मीनिंग एंड ऑर्डर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम को ऑर्डर में रखता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये लुशियन पाई का है। तो ये कुछ से पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड आपके एक दो स्टेटमेंट्स भी आते हैं, इनको भी आप देख लें। राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर क्या है?
ये एब्स्ट्रैक्ट और मोरल कंसेप्ट है, सही है। ये डायनामिक होती है, पॉलिटिकल कल्चर बदलती रहती है। भारत के पॉलिटिकल कल्चर में पिछले आजादी के बाद से 1947 के बाद से बहुत सारे रेडिकल चेंजेस आ गए। ये गतिशील होती है, डायनामिक होती है, ये स्टेटस को नहीं होती, ठहरी हुई ठस नहीं होती, बल्कि बदलती रहती है। ये जो जनरल कल्चर होती है उससे रिलेटेड होती है, बिल्कुल। ये पॉलिटिकल कल्चर हमारी सोशल कल्चर से रिलेटेड होती है। यह हमारे सोचने का, एटीट्यूड्स का, बिलीफ्स का है, वो एक कलेक्शन है। हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, भांति भांति के आइडियाज है हमारे मन में, कैसा बिहेव करते हैं हम, इन सबको इकट्ठा करते हैं तब बनती है। तो इसमें सारे ही सही है। आमंड और वर्बा द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों के विभाजन में शामिल नहीं है। ग्रेबिल, आमंड और सिडनी वर्बा ने पॉलिटिकल कल्चर का एक डिवाइडेशन किया है। उसमें एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है जो अमेरिका और कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहां चलता है, यानी जो एंग्लो अमेरिकन वर्ल्ड है उसमें चलता है। महाद्वीपीय यूरोपीय व्यवस्था भी है, कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटी जो इटली, फ्रांस, जर्मनी इन देशों में चलती है। गैर यूरोपीय राज्य व्यवस्थाएं भी है जो ये ईस्टर्न वर्ल्ड में चलती है या थर्ड वर्ल्ड में चलती है, अफ्रीका, एशिया में चलती है। चौथा है संकीर्ण औद्योगिक राज्य व्यवस्था। नहीं, ये नहीं है, इसकी बजाय उन्होंने एक और वर्गीकरण किया है, वो है टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो यूएसएसआर में है या रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो पीपल्स चाइना के अंदर है, इसके अंदर, यानी वो जो ये कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं, मार्क्सिस्ट स्टेट्स हैं, उनका एक अलग डिवाइडेशन है उनका, लेकिन वो टोटलिटेरियन के तहत है, सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं के तहत है। ये वहां नहीं है, बल्कि इसकी जगह सर्वाधिकारवाद है, टोटलिटेरियन व्यवस्था। तो ये इसका उत्तर नहीं है। सोफिस्ट के संबंध में असत्य कथन। सोफिस्ट दरअसल जब प्लेटो, अरस्तु, सुकरात थे उस टाइम सोफिस्ट वो विद्वान थे जो एथेंस में बाहर से आए हुए थे, क्योंकि एथेंस में लोकतंत्र आ गया था, विचारों की स्वतंत्रता आ गई थी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आ गई थी। तो वहां बाहर से बहुत सारे ऐसे विद्वान आए थे जो एथेंस के युवाओं को बोलना सिखाते थे, उनको तर्क करना सिखाते थे, अपने बात को सत्य सिद्ध कैसे किया जाए ये करना सिखाते थे। तो उनको सोफिस्ट कहा जाता है, यानी ये पत्रकार टाइप, प्रोफेसर टाइप व्यक्ति जो घूम घूम के अपने युवाओं को, एथेंस के युवाओं को ज्ञान दिया करते थे। ये एथेंस की स्वतंत्रता के कारण हुए, सही है। सोफिस्ट गैर कानूनी बाहरी थे ये, जिन्हें मेटिक्स कहा जाता था, सही है। प्रोटोगोस, जार्जियास, थ्रेसिमेक्स, ये बुक्स भी हैं प्लेटो की, ये सारे वो विद्वान सोफिस्ट शिक्षक हैं, इन्हीं नाम है। सोफिस्ट राज्य को प्राकृतिक संस्था, नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं मानते थे, बल्कि वो इसको कृत्रिम मानते थे, मैन मेड संस्था, आर्टिफिशियल, जिसको तैयार किया गया एज ए मशीन। तो ये वाला गलत है, उसको नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं मानते थे स्टेट को। ये कहते हैं स्टेट को तैयार किया गया, जैसे हम मशीन तैयार करते हैं, घड़ी तैयार करते हैं, वैसे अपने आप नहीं बनता स्टेट। आमंड व सिडनी वर्मा द्वारा वर्णित किस राजनीतिक संस्कृति की विशेषता है? आमंड और सिडनी वर्मा ने जो पॉलिटिकल से डिस्क्राइब की है कि जिसमें प्लूरलिज्म हो, यूनिफॉर्मिटी हो, ओपन सोसाइटी हो, ये कहां होता है? बहुलवाद हो, संप्रभुता हो, खुला समाज हो, सामंजस्य हो, एक रूपता हो, ऐसा एंग्लो अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ की ऐसी व्यवस्था है, इन जो सबसे अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं उन्होंने अपने देशों के लिए ले ली, अच्छे अच्छे सब। आमंड व वर्बा ने एक पुस्तक लिखी पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर, और नाम है सिविक कल्चर। पॉलिटिकल एटीट्यूड्स है इसमें 5 नेशंस के, वो 5 नेशंस, 5 देश कौन से ये भी बहुत आता है। तो इन्हें सिविक कल्चर, इन्होंने 5 देशों के उदाहरण लिए, उसमें एक अमेरिका है और एक ब्रिटेन है, ये दोनों एंग्लो अमेरिकन है। इटली है और पश्चिमी जर्मनी है, ये कॉन्टिनेंटल यूरोपियन है, और एक इसमें मैक्सिको है। आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें अर्जेंटीना गलती से आ गया है, मैक्सिको है। तो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 7, नहीं, इसका उत्तर होगा 1 2 3 4 और 6। अमेरिका है, ब्रिटेन है, इटली है, पश्चिमी जर्मनी और मैक्सिको है।
ये आपको कॉम्बिनेशन याद रखना पड़ेगा। अमेरिका और ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ थे, जर्मनी और इटली एक साथ थे, ऐसे तो याद हो गया। एक थर्ड वर्ल्ड का देश और लेना है तो वो है मेक्सिको। इसमें न तो अर्जेंटीना है, नहीं भारत है, न ब्राजील है, बल्कि मेक्सिको है जो अमेरिका से लगता हुआ है देश, जहाँ के लिए ट्रंप कह रहे हैं कि मैं यहाँ दीवार खड़ी कर दूंगा और मेक्सिको के लोगों को यूएस में नहीं आने दूंगा। ये दोनों जो लिस्ट है इनका आपस में कोड मिलाना है। पहले एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, आंग्ल अमेरिकी राज व्यवस्था, ये तो अभी हम करके हटे हैं। खुली होती है, समरूप होती है, उदार होती है, होमोजेनियस, ओपन एंड लिबरल होती है। महाद्वीपीय यूरोपीय, ये थोड़ी सी फ्रेगमेंटेड होती है और लेस डेवलप्ड होती है, इतनी नहीं होती जितनी एंग्लो अमेरिका है। और ये इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में यहां पाई जाती है। आंशिक औद्योगिक राज व्यवस्था है, ये थर्ड वर्ल्ड में होती है जिनका थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। पार्शियली इंडस्ट्रियल पॉलिटिकल सिस्टम, ये थर्ड वर्ल्ड में इंडिया में, पाकिस्तान में, ब्राजील, अर्जेंटीना या अफ्रीकन देशों में पाई जाती है। ये अधीनस्थ व्यवस्था है, सबॉर्डिनेट। और एक है टोटलिटेरियन या अथॉरिटेरियन या टोटलिटेरियन, ये बंद होती है, क्लोज्ड होती है। तो ये अपन मिलान करते हैं, ए का 2 है तो ये एक ही बैठेगा, 2 का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है, तो इसका उत्तर 2 है। अरेंज लिस्फार्ड ने किस देश की संस्कृति को नागरिक संस्कृति माना है? तो अरेंज विच कंट्री कल्चर हैज बीन कंसिडर्ड एज ए सिविक कल्चर बाय एंड लिस्फार्ड, जहां आमंड और सिडनी वर्बा यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका और ब्रिटेन, यूके, जहां यूएस और यूके की कल्चर को सिविक कल्चर मानते हैं, वही अरेंज लिस्फार्ड उनका विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि ये नीदरलैंड में जो सिविक कल्चर है। तो ये इसका उत्तर सी है। ये कुछ टर्म्स हैं, वोकैबुलरी है, कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनके सामने थिंकर्स दिए हुए हैं। सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल एक होती है इकोनॉमिक कैपिटल, धन, एक होती है प्रेम, भाईचारा, बंधुता, हमारे आपस रिलेशन कैसे होते हैं, वो सोशल कैपिटल होती है। शहरों में इकोनॉमिक कैपिटल ज्यादा होती है और गांव में सोशल कैपिटल ज्यादा होती है, भाईचारा ज्यादा होता है। तो सोशल कैपिटल सुख ज्यादा देती है। ये रॉबर्ट पुटनम का है, जो यूएस के बड़े विचारक है रॉबर्ट पुटनम, ये जुड़ा हुआ है कंसेप्ट बिल्कुल। एक है मौन क्रांति, ये यूरोप में, विशेषकर पश्चिमी यूरोप में जो युवाओं में सामंजस्यता, हार्मनी आई और खुलापन आया, उसके लिए है साइलेंट रिवॉल्यूशन। रोनाल्ड इंगलहार्ट की पुस्तक है। प्राच्यवाद होता है ओरिएंटलिज्म, इसके तहत ये कहा जाता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, थिंकर्स हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, और ईस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, यानी अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के लोग हैं, उनके आइडियाज हैं, उनके कल्चर को घटिया मानते हैं, ये प्राच्यवाद है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, सबकी अपनी अपनी कल्चर होती है, लैंग्वेज होती है, आइडियाज होते हैं, सब श्रेष्ठ होते हैं। ये एडवर्ड सैड का कहना है या सईद का। एक होती है रोल कल्चर, जिसमें सभी लोग अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, ये है आमंड और वर्बा की। तो ये जो मिलान होगा, सोशल कैपिटल ए का 2 है तो ये एक की जगह हो रहा है 2। निम्नलिखित में किस पश्चिमी विद्वान द्वारा मैन ऑन हॉर्सबैक द रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना की गई? मैन ऑन हॉर्सबैक होता है घोड़े की पीठ के ऊपर आदमी, यानी सैनिक। किन किन देशों के अंदर पॉलिटिक्स में मिलिट्री का रोल बहुत ज्यादा है? जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, मिलिट्री चलाती है वहां का शासन व्यवस्था को, बहुत बार मिलिट्री डायरेक्ट वहां पद स्थापित हो जाती है। तो ये जो पुस्तक है ये फाइनर की पुस्तक है। आमंड व वर्बा द्वारा वर्णित राजनीतिक संस्कृति के किस देश की संस्कृति का लक्षण श्रद्धा सूचक नागरिक संस्कृति है? Which country culture is characterized by the political culture described by Amand and Verba as a difference in civic culture? और ये इन्होंने कहा है ब्रिटेन के लिए, डिफरेंस इन सिविक कल्चर ब्रिटेन के लिए है।
यूएस के लिए उन्होंने ये कहा है ये पार्टिसिपेटरी कल्चर है। इटली के लिए कहा है ये एलिनेटेड विमुख कल्चर है। ये सारी चीजें आप देखेंगे कल्चर वाला जो आप चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपके टास्क बुकलेट में, ये सारी दी हुई है और अच्छी तरह से समझाया हुआ भी है। भारतीय राजनीतिक संस्कृति के संबंध में किसने राजनीतिक संस्कृति के 3 मुहावरे को चर्चा की है? 3 इडियम्स। जो कौन है ऐसा विद्वान जो कहता है कि भारत में जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको पॉलिटिकल कल्चर नहीं कह के इंडिया की पॉलिटिकल कल्चर को 3 इडियम्स बोलता है, वो है मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स कहते हैं कि भारत में 3 लैंग्वेजेस है, वो लैंग्वेजेस भी कहते हैं 3 भाषाएं। कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो एक भाषा है वो है ट्रेडिशनल, जाति धर्म भाषा क्षेत्र ये वाली, ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। यानी कुछ लोग है, कुछ राजनीतिज्ञ, कुछ पॉलिटिशियन ऐसी बातें करते हैं। कुछ है वो जो मॉडर्न लैंग्वेज बोलते हैं, महिला एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, सेकुलरिज्म है, मॉडर्न एजुकेशन है, पार्टिसिपेशन है, ओपन डेमोक्रेसी है, ओपन सोसाइटी है, ये मॉडर्न लैंग्वेज है। ये जो पढ़े लिखे है वेस्टर्न वर्ल्ड से जो इफेक्टेड लोग हैं वो बोलते हैं, नेहरू जी हैं, अंबेडकर जी हैं, ये बोलते थे। तीसरी है संतों की भाषा, सेंट लैंग्वेज, जो गांधीयन लैंग्वेज है, विनोबा भावे है, जयप्रकाश नारायण है, दादा धर्माधिकारी है, ये बोलते हैं। यानी भारत में 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति है, ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है और सेंट्री है। और ये कहा है मॉरिस जोन्स ने। ये बहुत आता है क्वेश्चन। सैलेड बाउल, सलाद बाउल, सलाद बाउल होता है सलाद का कटोरा, को सामाजिक संस्कृति या मोजेक संस्कृति भी कहा जाता है। बिल्कुल ये सोशल कल्चर है या मोजेक कल्चर है। आमंड व वर्बा उदार लोकतंत्रों के लिए सबसे उपयुक्त संस्कृति को नागरिक संस्कृति सिविक कल्चर की संज्ञा देते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। सैलेड बाउल इज आल्सो कॉल्ड सोशल कल्चर एंड मोजेक कल्चर। सैलेड बाउल होता है जहां विभिन्न कल्चर के लोग हैं वो एक साथ मिलकर प्रेम पूर्वक तरीके से रहते हैं, इसको रेनबो कल्चर भी कह सकते हैं। एलवन एंड वर्बा कॉल द कल्चर मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर लिबरल डेमोक्रेसीज एज सिविक कल्चर। हाँ, ये कहते हैं जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है वहां की कल्चर सबसे टॉप कल्चर होती है, इसको नोबल कल्चर बोलते हैं, और वो सिविक कल्चर है। तो नोबल कल्चर को वो सिविक कल्चर बोलते हैं जो लिबरल डेमोक्रेसीज में पाई जाती है, यूके और यूएस। ये दोनों सही है, कथन 1 भी सही और कथन 2 भी सही है। अब हम ग्लोबल जस्टिस पे चलते हैं। आप जैसे कलाम अकेडमी से जुड़ते हैं सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज के लिए, तो आपको पहले पूरा प्रोग्राम दे दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हर वीक आपको एक बुकलेट दी जाएगी, उस बुकलेट में से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, क्या आंसर देने हैं। ग्लोबल जस्टिस वैश्विक न्याय का विचार 1970 के दशक में आरंभ हुआ। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सरकारों, निगमों और व्यक्तियों के नैतिक आयामों को बढ़ाने के उद्देश्य से वेस्टफीलियन विश्व व्यवस्था को संशोधित करने की आवश्यकता हुई। इसीलिए ग्लोबल जस्टिस का विचार आया था कि द आइडिया ऑफ ग्लोबल जस्टिस बिगन इन 1970। देयर वाज ए नीड टू रिवाइज द वेस्टफेलियन वर्ल्ड। जो वेस्टफीलियन वर्ल्ड था जिसमें हायरार्की थी, कुछ टॉप स्टेट थे, कुछ वीक स्टेट्स थे, कुछ सुपर पावर्स थी, कुछ मिनी पावर्स थी, with the aim of enhancing the moral dimension of governments, corporations and individuals in the international arena। इन सबको बदलना था। तो बिल्कुल ये आपके अरेंजमेंट वाले ये भी क्वेश्चन आते हैं। इसका उत्तर 1 है कथन कारण वाले, स्टेटमेंट एंड रीजंस वाले ये भी आपके आते हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से करके दें। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको थोड़ी समझ विकसित होगी, ये क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। किस विद्वान के अनुसार वैश्विक न्याय संबंध राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यक्ति और संस्थाओं के बीच नैतिक संबंध है? तो वैश्विक न्याय ग्लोबल जस्टिस इज अबाउट एथिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। यानी व्यक्तियों के मध्य भी और संस्थाओं के मध्य भी जो भाईचारे के, बंधुत्व के, प्रेमपूर्ण संबंध है, वही ग्लोबल जस्टिस है। और ये चार्ल्स बिट्स का कहना है। चार्ल्स बिट्स है, अमर्त्य सेन है, पोगे है, जॉन रोल्स है, उन्होंने बहुत काम किया है ग्लोबल जस्टिस के ऊपर। जॉन रोल्स ने किस पुस्तक में, इन विच दिस बुक्स डिड जॉन रोल्स propound the theory of global justice? तो
द लॉ ऑफ पीपल। और ये जो बुक है ये 1999 के आसपास आई थी। इस पुस्तक में है ग्लोबल जस्टिस। ये पुस्तक बहुत ही पूछते हैं जॉन रॉल्स की। निबंध पुस्तक और लेखक हैं उनमें असंगत साधना है। थॉमस पोगे की वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट बिल्कुल सही है। इनको कहना है कि ग्लोबल जस्टिस तभी आएगा जब वैश्विक लेवल के ऊपर विभिन्न देशों में जो पॉवर्टी है वो कम हो जाएगी। जॉन रॉल्स का है थ्योरी ऑफ जस्टिस है, अभी लॉ ऑफ पीपल और बाकी बुक्स भी की थी, सही है। अमर्त्य सेन की आइडिया ऑफ जस्टिस है, इसमें भी न्याय के सिद्धांत है। ग्लोबल जस्टिस इसमें भी चर्चा है, जस्टिस की भी चर्चा है। मार्था नुसबम इनकी किताब नहीं है, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो ये इसका उत्तर है। वैश्विक न्याय तो ग्लोबल जस्टिस है, इसके संदर्भ में किसने न्याय का गैर संकुचन सिद्धांत नॉन श्रिंकेज थ्योरी ऑफ जस्टिस ये किसने दिया है? तो ये दिया है अमर्त्य सेन ने। इसका तात्पर्य है कि जो ग्लोबल जस्टिस का एरिया, जस्टिस का एरिया उसको स्प्रेड करना है, न कि उसको सिंक्राइज करना है, उसको संकुचित नहीं करना, उसको स्प्रेड करना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता नहीं है। भारत की प्रियम्बल है, उसमें भांति भांति की स्वतंत्रता है। उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता तो है, लेकिन नैतिकता शब्द वहां नहीं है। तो आप जब भी प्रियम्बल करें उसको शब्द अच्छी तरह से करें। वहां से एक या दो सवाल जरूर आते हैं कि ये शब्दावली है या नहीं है, या शब्दावली को ऑर्डर से लगाएं, या पहले कौन सा शब्द आया है, फिर कौन सी आया है, या स्टेटमेंट कौन सा है, वर्ड कौन सा है, ऐसा देख। तो ये हमने 75 क्वेश्चंस कर लिए, आपके 75 पे आएंगे। हमने कोशिश यही की है कि पेपर का स्टैंडर्ड वही रखे जो एनटीए रखने वाला है। एनटीए हालांकि से थोड़ा सिंपल रखेगा। अगर यहाँ आप 50 से क्वेश्चन कर रहे हैं सही, तो वहाँ 60 कर देगा, और 60 के आसपास आपका टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा। आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आप कलाम अकेडमी से जुड़िए, कलाम अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बिल्कुल मिनिमलिस्ट रेट के ऊपर आपका बुकलेट्स मिल जाएगी, जिसका पीडीएफ है वो डाउनलोड करके हार्ड कॉपी निकाल लीजिए। उन बुकलेट्स में नोट्स भी हैं टॉपिक वाइज, उसमें एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज है, ये सब कुछ है। तो उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट सीरीज है ये आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होगी, आपको पसंद भी आएगी, और वाकई में आपको फायदा होगा। एक बार आप इसको ज्वाइन करें, वाकई में पक्का फायदा होगा। और लगातार फायदा तभी होगा, आप इसको तभी ज्वाइन करें जब आपको ये लगे कि आप इन सबको पढ़ पाएंगे और मेहनत कर पाएंगे, तो ये आप इसको ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।